नमस्कार जी, मैं नारायण लाल। आज आपके बीच में हमारा जो पाठ चल रहा था राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की किताब का पाठ नंबर 2 जो मानव तंत्र था, उसका तंत्रिका तंत्र पर हम नर्वस सिस्टम पर हम चर्चा कर रहे थे। और तंत्रिका तंत्र का हमने जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र चालू किया था तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो भाग होता है और महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा ब्रेन, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में और पश्चिम मस्तिष्क में क्या लिखा हुआ है विज्ञान की किताब में, ये जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में ले ली थी। अब क्या है, उसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग मेरुरज्जु के बारे में जो जानकारी लिख रखी है वो जानकारी देने के लिए, और उसके बाद जो हमारा क्या है, ये बोलते स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र में कायिक और परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो हम पढ़ेंगे ना, कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके सम्मुख क्या जानकारी दे रखी है वो जानकारी, और इस तंत्रिका तंत्र की जो मूलभूत इकाई होती है तंत्रिका कोशिका, उसकी संरचना, उसके भाग के बारे में जानकारी और उसकी क्रियाविधि को समझते समझते आज हम इस पूरे तंत्रिका तंत्र को खत्म करेंगे। चलिए जी, अब आप आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं विज्ञान की किताब में, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो केंद्रीय अंग होता है, सेंट्रल कहते हैं सीपीयू होता है हमारा, ठीक है। सीपीयू जो होता है हमारी बॉडी का, वो हमारा ब्रेन होता है, उसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं जो हमारे खोपड़ी बॉक्स में पाए जाने वाले मस्तिष्क की चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब हम क्या इसके बारे में चर्चा करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मिनी मेरुरज्जु की बात में चर्चा करते हैं। ये मेरुरज्जु के बारे में जानते हैं। मेरुरज्जु लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, पश्चिम मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क का जो मेडुला होता है, मध्यांश होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये इस तरफ, ठीक है, ये मस्तिष्क है, उसके इस तरफ पीछे की तरफ ये जो हमारा होता है ना पश्चिम मस्तिष्क, उसके मेडुला से जुड़ा हुआ एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, फिर ये बहुत शानदार प्रश्न है, ये पूरी की पूरी एक तंत्रिकाओं का नाड़ होता है मेरुरज्जु, ठीक है। इसकी रक्षा कौन करता है? इसकी रक्षा हमारी रीढ़ की हड्डी करती है। कैसर को दंड जो होता है उसमें सुरक्षा होता है। बोर्ड की परीक्षाओं में या नौकरी की परीक्षाओं में पूछा जाता रहा प्रश्न है कि मस्तिष्क की संरचना, तो मस्तिष्क की संरचना या मस्तिष्क की सेफ्टी, तो मस्तिष्क की ब्रेन की सुरक्षा तो कौन करता है? ये खोपड़ी करती है। और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? हमारी रीढ़ की हड्डी करती है, केसर कुदंड करती है। ये जानकारी भी लिख रही है। इसके अलावा और भी जानकारी लिख रखी है जिसको मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया, तो मैंने सीधा मेरुरज्जु के कार्यों के बारे में चर्चा कर दिया जो हमारे काम है। क्या ये क्या करता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन में नियमन काम करता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? अचानक होने वाली क्रियाएं जो होती है, अचानक होने वाली क्रिया होती है। तो मस्तिष्क क्या करता है? सोच समझ करके निर्णय करता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये यहाँ पाया जाने वाला जो मेरुरज्जु होता है, वो बिना सोचे समझे काम करता है। और तत्काल जो क्रियाएं होती है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है? बाहरी उद्दीपनों के, बाहरी उद्दीपन, जैसे मुझे किसी, पहले इसको थोड़ा समझिए, मैंने किसी गर्म वस्तु को छुआ जैसे, तो गर्म वस्तु को छूते अचानक हमारा हाथ हट जाता है। अगर हमारे को कोई अचानक कोई पीछे चल रहे हैं, किसी आलपीन चुबा है, काटा चुबा, अचानक हमारा पैर ऊपर उठ जाता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं, ये क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं, बाहरी उद्दीपन के प्रति, बाहरी उद्दीपन के प्रति, ठीक है, बाहरी उद्दीपन के प्रति अकस्मात अचानक होने वाली क्रिया जो मेरुरज्जु के द्वारा निर्देशित होती है, जो मेरुरज्जु के द्वारा मतलब निर्देशित की जाती है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। इसका मतलब कि शानदार प्रश्न है कि मेरुरज्जु काम क्या करता है? मेरुरज्जु का काम है प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल करना, उसका नियमन करना, उसका संचालन करना। ठीक है, ये उसका काम है। इसके अलावा मस्तिष्क से जो भी, ठीक है, मस्तिष्क से जो भी सूचना संबंधित किसी भी अंग तक जानी है वो सूचना, या कहीं से भी कोई भी संवेदना आई, वो संवेदना मस्तिष्क तक जा रही है, तो मस्तिष्क से जाने भी उसको मेरुरज्जु से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर उसको यहाँ से कोई आपको निर्देश मिला है ब्रेन से, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट को, किसी भी अंग को, किसी भी ऑर्गन को, तो वो निर्देश भी कहां से होकर जाएगा? मेरुरज्जु से होकर जाएगा। और कोई भी संवेदना भी होगी तो वो मेरुरज्जु से होकर ही ब्रेन में पहुंचेगी। तो ये भी इसका काम हो गया कि मस्तिष्क से प्राप्त या मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों का पथ प्रदान करना, उसको रास्ता देना भी किसका काम है? मेरुरज्जु का काम है। ठीक है, तो मेरुरज्जु का काम पूछा जा सकता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? रक्षा कौन करता है? ठीक है, किसमें सुरक्षित रहता है? ये प्रश्न भी बहुत शानदार चीज है। इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं? इसका मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका, हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसको 2 भागों में बांटा था हमने। एक तो बांटा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 अंग पढ़ने हैं अपने को। एक तो पढ़ना है ब्रेन, दूसरा पढ़ना स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़ना। उस मस्तिष्क और मेरुरज्जु
के बाद जितनी भी शरीर के अंदर तंत्रिकाएं हैं जो संबंधित अंगों तक सूचना ले जा रही है, या कहीं से भी सूचना एक्सेप्ट किया, कोई भी संवेदना को उद्दीपन को ग्रहण किया और उसको फिर यहां तक ला रही है, तो वो जो तंत्र होता है ना बाद में, इन दोनों के बाद का जो तंत्र है, ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बाद का, तो वो जो तंत्रिकाएं जो बना हुआ, जो तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ जो सिस्टम है, वो सिस्टम कहलाता है हमारा ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है, आप देखिए, आप लिखा भी अपने मस्तिष्क में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का ग्रुप होता है, ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने और वहां से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का काम करता है। अब जैसे मुझे यहाँ कोई चुभा है तो उसकी संवेदनाओं को यहां तक ये परिधीय तंत्रिका तंत्र कहाँ पहुंचा रहा, ब्रेन और मस्तिष्क तक पहुंचा, या मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और फिर यहां से कोई पता लगा कि भाई इसको अब हटाना है, तो वापस यहां से भी यहाँ से निर्देश दिया गया कि भाई यहाँ या मेरुरज्जु संदेश मिल गया कि मैंने किसी गर्म उसको छुआ तो हटाना है, हटाना ये कि मांसपेशी तक संदेश जाएगा, फिर मांसपेशी में कुछ क्रिया होगी, फिर वो हट जाएगा। मूवमेंट तो भाई मसल्स करेगी, तंत्रिकाओं का काम तो संदेश का लाना ले जाने का, इसका काम नहीं है इसका गति करना, गति करना हमारी मसल्स मांसपेशियों का काम होता है। तो ये तो जानकारी मिली। अब ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक कायिक और एक होता है स्वायत्त। कायिक क्या होता है, आप देखिए, ये ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित करता है। जैसे मुझे ये रजिस्टर हाथ में लेना है, ये मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है, मैं हाथ ऊपर करूं, नीचे की तरफ करूं, मेरी मुंह इस तरफ करूं, गर्दन नीचे करूं, ऊपर की तरफ करूं, ये सब मेरी ऐच्छिक क्रियाओं पर निर्भर है। ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर से क्या है, जो मतलब ऐच्छिक क्रिया है, मेरी इच्छा के अनुसार मेरा हाथ इधर हिल रहा है, इच्छा के अनुसार मैं हाथ इधर कर सकता हूँ, इच्छा के अनुसार मैं अपने हाथ को ऐसा कर सकता हूँ। ये जो ऐच्छिक क्रियाओं का संपादन जिन तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है वो कहलाती है कायिक तंत्रिकाएं। ये क्या करते हैं, बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया तथा मांसपेशियों आदि के कार्य को स्पष्ट करते हैं। मतलब मुझे पता चला किसी भी प्रकार का ये क्या कि मुझे यहाँ चलना है या इधर चलना है, हाथ को ऊपर उठाना है, तो मांसपेशियों में गति के कारण ही ये मूवमेंट हो पाता है, मांसपेशियों के कारण ही हो रहा है। तो इनके कार्य को संपादित कराने में कौन सी तंत्रिकाएं मदद करती है, कायिक तंत्रिकाएं मदद करती है। उसके बाद हमारी किताब के अंदर जो लिखा है उसी चीज को पढ़े। उसके बाद क्या, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये जो है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर कई सारे अंग ऐसे होते हैं, जैसे हृदय की क्रिया ले लो, हृदय स्वतः ही काम करता रहता है, फेफड़ा स्वतः ही काम करता रहता है। हम इसका अंतिम तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, इस पाठ का अंतिम छोर पर आ गए हम, लगभग अंतिम दौर पर आ गए हैं। एक आध वीडियो के साथ पाठ खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, एक ही वीडियो और बनाएगा हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का, उसके बाद पूरा पाठ खत्म होने वाला। तो वो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो अपना स्त्रावण को सीधा बढ़ाती रहती है, तो उसके ऊपर हमारी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं है कि हम इच्छा के अनुसार में नहीं कह सकते भाई, ठीक है, इच्छा के अनुसार में ये नहीं कह सकते कि भाई आप हृदय धक धक करना रुक जाइए, फेफड़े में कुपिकाएं, ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन बंद कर दीजिए, ऐसा संभव नहीं होता है। तो लेकिन उसको भी हमारी बॉडी में कोई नियंत्रित करता है क्या, हाँ करते हैं। क्या उसी कौन सी तंत्रिकाएं जो होती है वो इसको नियंत्रित करने का काम करती है, तो वो तंत्रिकाएं होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, है ना। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग होते हैं, वो पढ़ते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आपको कुछ प्रश्न पूछा जाएगा बाई चांस, तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य लिखो या प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य लिखो। ये अनुकंपी और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र पाठ है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के। तो ये देखो ये क्या कर, ये व्यक्ति में उत्तेजना व सतर्कता को नियंत्रित करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व्यक्ति में उत्तेजना व सतर्कता को कंट्रोल करता है। इसका आपातकालीन स्थिति में शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और आपातकालीन स्थिति में जो हृदय गति का तेज होना या श्वास का बढ़ना, ऐसी क्रियाओं का मतलब संपादन करना है, तो वो भी कौन करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कोई पूछ ले बाई चांस इनसे जुड़े हुए प्रश्न, तो आप जरूर इनका जवाब दे सकते हैं। पाठ में बोर्ड में पूछने के लायक चीजें खूब सारी है। पाचन से पूछा, श्वसन से पूछा, कुचलन से पूछे, परिसंचरण से पूछे, रक्त के बारे में पूछे, ठीक है, ये तुम्हारा नरजनन तंत्र के बारे में पूछे, मालाजन तंत्र के बारे में पूछे, मस्तिष्क के बारे में पूछे, ठीक है, रुजु के बारे में पूछे कि भाई कायिक तंत्रिका तंत्र पर टिप्पणी करवाने की क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर टिप्पणी करने बहुत सारा ठीक है। लेकिन हमारे कोई जानकारी परीक्षा में पास होने के लिए नहीं लेनी है, हमारे को जानकारी इसलिए लेनी है क्योंकि ये हमारे शरीर की जानकारी है, और जो जानकारी मिल रही है वो तो ले लेनी चाहिए। देखिए और क्या है, ठीक है। इसके अलावा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को एनर्जी जो होते थे, हमारे शरीर में एनर्जी को क्या करता है, संचय का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। दूसरा, आंख की पुतली को सिकोड़ने का काम भी करता है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ये भी वो नैतिक क्रिया है, ठीक है, जो स्वायत्त तंत्रिका ये भाग करता है। लार व पाचक रसों में वृद्धि करना,
ये काम भी कौन करता है? प्राणुकूपी तंत्रिका तंत्र। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आगे की, मतलब अब आगे बढ़ते हैं और वो चीज पढ़ने के लिए चलते हैं। वो चीज है कि भाई हमें तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई तंत्रिका कोशिका का चित्र, उसके विभिन्न भागों की जानकारी और उसकी कार्यप्रणाली को समझ करके इस पाठ को, मतलब तंत्रिका तंत्र के टॉपिकों को खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं तंत्रिका कोशिका की तरफ। तो चलिए, मैंने आपके सामने एक चित्र बना रखा है, वो तंत्रिका का चित्र है, मतलब तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इसको न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन। ठीक है, आपने उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे, तो उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई होती है, वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है जी, एक आपको हाथ जोड़ के विनती है, हम जैसे इसमें पढ़ाते रहे हैं, 4, 5, 7 सालों से पढ़ा रहे हैं इस किताब को, तो अभी कभी कभी हम न्यूरॉन का प्रश्न देते हैं तो बच्चे नेफ्रॉन का फोटो मान देते हैं, और कभी नेफ्रॉन का बारे में पूछते हैं तो बच्चे न्यूरॉन के बारे में लिख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साहब, नेफ्रॉन मतलब वृक्काणु, मतलब मानव उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका मतलब तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो आपके अंदर ये देख लीजिए, एक सिंगल तंत्रिका कोशिका का चित्र आपके सम्मुख बना हुआ है। ये बोर्ड की परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। तो पहले ये तंत्रिका कोशिका होता क्या, ठीक है, ये न्यूरॉन होते क्या, ठीक है, न्यूरॉन होते क्या। आप लोगों ने तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क में रुजु पढ़ने का मौका मिला। फिर हमने पढ़ा ये तुम्हारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें कायिक और स्वायत्त में अनुकंपी प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात चर्चा की। ये जो पूरा जो तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो मूलभूत फंडामेंटल जो यूनिट होती है, ठीक है, उसकी फंक्शनल जो यूनिट होती है, उसकी स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है, वो यूनिट कौन होती है? वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका कहलाती है। और ये तंत्रिका कोशिकाओं का पूरे हमारे शरीर के अंदर झाड़ होता है, और इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से उद्दीपनों को, संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है, और फिर उन ग्रहण की सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो अपने को ये तो पता लग ही गया कि तंत्रिका कोशिका का मतलब क्या है। तंत्रिका कोशिका का मतलब क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका कहलाती है। अब तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों पर प्रकाश डालिए, या तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों की जानकारी दीजिए। प्रश्न आ गया कि आपको क्या करना है, आपको न्यूरॉन का, आपको तंत्रिका का, आपको तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बना करके इसके विभिन्न भागों पर प्रकाश डालिए, और बोर्ड का प्रश्न रह भी चुका है। तो ये तो आपके सामने चित्र है। अब इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है कोशिकाएं, ये रहा आपके पास कोशिकाएं, क्या ध्यान करिए, ये कोशिका, इसको साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये पिछली का भी, ये ठीक है, साइटोन भी कहा जाता है इनको, ठीक है, इसको साइटोन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक तो केंद्रक होता है, ऐसे कहता है, केंद्रक होता है, और कुछ कोशिकांग होते हैं, और एक अभिरंजित किया जाने वाला, रंगा जाने वाला मीसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। ये जानकारी लेनी है आपको कोशिकाएं के बारे में, ठीक है। फिर उस कोशिकाएं के जो है ना, सेल बॉडी इसको बोलते हैं। ये तो सेल बॉडी जो है, उसके अंदर केंद्रक होता है, ये मीसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, छिपाए जाते हैं, और कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, और इसको साइटोन भी कहा जाता है। ये जानकारी के बाद ऊपर की तरफ जो है, तो ये उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, ये उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, ये उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, ये आगे की तरफ उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं। ये उंगली नुमा जो प्रवर्ध जो होते हैं, इनको डेंड्राइट मतलब दुर्माशय कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? दुर्माशय मतलब डेंड्राइट कहते हैं। हमारे को ये जो संवेदनाओं की किसी भी प्रकार के जो उद्दीपन होते हैं, उन उद्दीपनों को जो ग्रहण करने वाला तंत्रिका कोशिका का जो भाग होता है ना, जहां से उद्दीपन, ठीक है, अब्जॉर्ब किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे, वो भाग कौन होता है? दुर्माशय, ठीक है, ध्रुमिकाएं बोलते हैं उनको, दुर्माशय बोलते हैं उनको, डेंड्राइट बोलते हैं उनको। ये क्या करते हैं? सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। ये उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं। कहाँ निकले होते हैं? कोशिकाएं के ऊपर ये उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं। ये उंगली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं साहब जी? दुर्माशय कहलाते हैं। उसके बाद इस कोशिकाएं के बाद ये पीछे की तरफ एक संरचना चालू होती है। ये संरचना जो बेलनाकार, ये वाला पार्ट है कि बेलनाकार एक प्रवर्त निकला होता है, ये बेलनाकार पार्ट क्या कहलाता है? इसको एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन का मतलब तंत्रिका कहा जाता है। मतलब 3 भागों में, कोशिकाएं, उसकी ध्रुमिकाएं, डेंड्राइट, इसको दुर्माशय बोलते हैं, और ये बेलनाकार क्या निकलता है? तंत्रिका कहलाता है। इस तंत्रिका में इसके अंतिम सिरे पर क्या होती है? जो अंतिम सिरे जो होते हैं, वो अंतिम सिरे पर क्या पाया जाता है? सिनेप्टिक नोब। क्या कह रहा है? सिनेप्टिक नोब। जो हमारे पास बोल देंगे भाई, ये देखिए, ये क्या सिमेट्रिक, ये क्या सिमेट्रिक नहीं है, क्या चीज है?
सिमेटिक शब्द नहीं है, ये सिनेप्टिक है। लिख ऐसा दिया गया, बाकी ये सिनेप्टिक अंत में क्या होता है कि ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं। इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में क्या पाया जाते हैं, इनके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, हमने अपने कैमरामैन को कहा कि वो थोड़ा चौक की व्यवस्था कर, हमको चौक की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, पहले हमारे पास चौक आई नहीं थी, अब हमारे पास चौक आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये जो है ना, ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है अंतिम सिरे पर। इन पुट्टिकाओं पर क्या पाया जाता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है। और ये पदार्थ ही क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर नाम का पदार्थ, ये पदार्थ क्या करता है, आगे आवेगों को, संदेशों को ले जाने पर मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, ये जैसे ही तंत्रिका कोशिका खत्म होगी, जैसे तंत्रिका कोशिका खत्म होगी अंतिम सिरे पर, उसके बाद आगे एक और तंत्रिका कोशिका जाती है। फिर उसी तंत्रिका कोशिका की द्रुमाशय आएंगे, उसी तंत्रिका कोशिका का फिर कोशिका आएगा, उसी तंत्रिका कोशिका का फिर एक्सोन आएगा, तंत्रिकांश आएगा, और फिर तंत्रिका कोशिका अंतिम सिरा आएगा। ठीक है, तो दो तंत्र, इसके ठीक आगे क्या आएगा, दूसरी तंत्रिका कोशिका का द्रुमाशय आएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है, जो दो तंत्रिका कोशिका के बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्स क्षेत्र बोलते हैं। तो सिनेप्स किसे कहा जाता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का रिक्त स्थान, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। ये तो आपको जानकारी मिली प्रारंभिक दौरान, अभी समझ लीजिए। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का मतलब पता ही गया, इसके तीनों भागों के बारे में टिप्पणियां करिए, सिनेप्स क्या जानकारी बताइए। अब तंत्रिका तंत्र की कार्यकी का मतलब तंत्रिका कोशिका की कार्यप्रणाली समझते हैं, कार्यप्रणाली समझते हैं। ठीक है, कार्यप्रणाली समझते हैं, आप समझिए। अगर आपको बाई चांस आपके जो आपका पैर है और पैर के अंगूठे पर कोई चीज चुभा, उसकी संवेदना आपको एक झटके में आपको कहां पहुंच जाती है, ब्रेन तक पता लग जाती है, रुज्जु तक पता लग जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है, और आपको उसको निकालना है, आपको फिर उसी प्रतिक्रिया लग जाती है, फिर आपको उसको पैर उठाना है, चुभ गया, अंदर धस गया तो उसको निकालना है, ये गतिविधि करने लग जाते हैं। मतलब ये सूचनाएं कितनी तेज जाती है, मतलब आपको आंख से कुछ दिखाई दे रहा है, उसकी संवेदना कितनी जल्दी ब्रेन तक पहुंच जाती है। आपने कोई स्वाद चखा है, माना कि कोई चीज खाया, खट्टा लगा, कड़वा लगा, यहाँ पर जीभ के ऊपर भी जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो मतलब ये स्वाद कलिकाएं हैं, स्वाद कलिकाओं जो तंत्रिकाएं हैं, वो कहाँ पहुंचा देगी, उसको संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुंचा देगी। मेरे को किसी चीज का एहसास हो रहा है, जैसे माना कि गर्मी का एहसास है, ठीक है, या आपकी स्किन ने फील किया है ठंडक को या गर्मी को, तो उस पर यहाँ की तंत्रिकाएं उस संवेदनाओं को कहाँ पहुंचा देती है, मस्तिष्क कितनी तेजी से पहुंचाती है। इसका मतलब हमारे अंदर जो ये आवेग जाते हैं, संकेत जाते हैं, वो विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में जाते हैं। तो इसी कार्यप्रणाली को सामान्य भाषा में सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा आपके पास तंत्रिका कोशिका का चित्र। तो सबसे पहले क्या देखो, सूचनाएं तंत्रिका कोशिका के जो उंगलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, जिनको डेंड्राइट्स या द्रुमाशय कहते हैं, उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसी भी प्रकार के उद्दीपन को, किसी भी प्रकार के संवेदना को, किसी भी प्रकार के संदेश को किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, द्रुमाशय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के पश्चात वह क्या करता है, जो रासायनिक संकेत जो होते हैं वो विद्युत संकेत में बदल जाते हैं। फिर वो विद्युत संकेत कहां जाता है, कोशिकाएं में जाता है। कोशिकाएं से होता हुआ वो विद्युत आवेग, विद्युत संकेत कहां जाता है, एक्सोन में जाता है, तंत्रिकाक्ष में जाता है। तंत्रिकाक्ष में जाता वो तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है, और अंतिम सिरे पर जाकर के वो सिनेप्स वाला जो एरिया होता है ना, दो तंत्रिका कोशिका के बीच, यहाँ की तंत्रिका कोशिका बनेगी, दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान, तो वहां पर क्या होता है, वो विद्युत आवेग दोबारा रासायनिक आवेग में बदल जाता है, और उस रासायनिक आवेग को अगली तंत्रिका कोशिका की कौन ग्रहण कर लेती है, द्रुमाशय ग्रहण करती है। द्रुमाशय में ग्रहण होने के पश्चात वो रासायनिक आवेग विद्युत आवेग में बदल जाता है। वो विद्युत आवेग फिर तंत्रिका कोशिका के कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं तंत्रिका से होता हुआ अंतिम सिरे में जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संकेत मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाए। दोबारा रिपीट करो, आप समझिए, दोबारा रिपीट करो। क्या करो, वे सूचनाएं जो है, संकेत जो है, वो उद्दीपन जो है, वो रासायनिक संकेतों के रूप में द्रुमाशय के द्वारा, जो इसका द्रुमाकृत सिरा जो होता है, उंगलीनुमा जो प्रवर्ध निकले होते हैं, उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण करने के पश्चात वो विद्युत आवेग में बदल जाता है।
और विद्युत आवेग के रूप में फिर वो संकेत किसमें जाता है, तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं में जाता हुआ फिर ऊपर जाता है एक्सोन में जाता है, तंत्रिका से होता हुआ उसके अंतिम सिरे पे जाता है और सिनेप्स क्षेत्र में वो फिर क्या करता है, रासायनिक संकेत में बदल जाता है। और रासायनिक संकेत को अगली तंत्रिका कोशिका कौन ग्रहण कर लेता है, ध्रुमा से, और फिर वही प्रोसेस चलता है, वहां से फिर वो कोशिकाएं तंत्रिका को अंतिम से जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वो संकेत मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाए। तो हमने आज के वीडियो में चर्चा क्या किया, आज के वीडियो में चर्चा का विषय रहा कि हमारे को एक तो मेरुरज्जु के बारे में जो जानकारी जिक्र की थी, जो परीक्षा का लेवल मेंटेन कर सकती है, वो जानकारी दिया। फिर हमने जो परिधीय तंत्रिका तंत्र का कायिक और स्वायत्त ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले जो सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा हमने। और फिर हमने तंत्रिका कोशिका का चित्र, उसके विभिन्न भागों की थोड़ी सी चर्चा और उसकी कार्यप्रणाली को सिंपल सामान्य भाषा में समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है, एक अच्छा खासा हमको जो वीडियोस आपके बीच में भेज रहे हैं उसका अच्छा खासा रेस्पॉन्स अब मिलने लग गया है। तो आप लोगों ने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई बहुत सारे जने ऐसे भी हैं जो हमारा 10वीं में पढ़ते भी नहीं है, फिर भी कभी कभार वो हमारी वीडियो को सुन लेते हैं, तो उनसे विशेष आग्रह है कि आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो 10वीं के अंदर पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, 10वीं के अंदर पढ़ने वाले हैं, आगे अगले वाले सत्र के अंदर 10वीं के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे सत्र के अंदर किताबें चेंज होने से रही, तो जो जानकारी किताब में लिख रखी है हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। ना तो हम ज्यादा जानकारी गहराई में ज्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं और ना ज्यादा होशियारी लगा करके कोई एक्स्ट्रा जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो जानकारी किताबों में लिख रखी है वही जानकारी हम आपके बीच में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जानकारियां लंबे समय तक हमेशा लगातार मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला भिलवाड़ा।